ये आपका क्लास 10th हिंदी का 2025 का पेपर और ये है इसका पूरा सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। सारी चीजें बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है, उसके बाद जीवन परिचय कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। और इस पेपर का अगर आप सोल्यूशन कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद वर्णात्मक में 50 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें पता चल जाएगी क्योंकि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर लिए हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किए हो और कॉपी लिखने का तरीका नहीं जानते हो तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और उसके बाद जरूरी होता है कॉपी को लिखना सीख लीजिए। तो आज की वीडियो में कुछ भी नहीं खोना है, देख लीजिए सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही यहाँ पर बताएंगे कि अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ताकि आपका अच्छा नंबर है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर का हम सोल्यूशन देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉपी पर बताएंगे वर्णात्मक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी का ये पेपर है 2025 का। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है। 20 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे, 2023 से ये ऐड किया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पर चिंतामणि किस विधा की रचना है। विधा कौन सी है, निबंध होता है, कविता होता है, नाटक होता है, कहानी होता है। तो यहाँ पर इसमें बताना है कि ये कौन सी विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना है, ठीक है ना। चलिए गबन किसकी रचना है बताना है। गबन किसकी रचना है, काफी ज्यादा आसान है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है, यानी कि शुक्ल युग की समय सीमा कब से लेकर कब तक चला है। तो यहाँ पर बताना है। तो शुक्ल युग जो चला था 1919 से 1938 तक चला था। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है, आत्मकथा। उसके बाद कह रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई एक बताना है। तो प्रिय प्रवास जो है आपका द्विवेदी युग की रचना है। किस युग का, द्विवेदी युग का। उसके बाद अगला कह रहा है मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला अयोध्या सिंह हरिऔध। यहाँ पर केवल दिया है हरिऔध, तो इन्हीं का इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला कह रहा है भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती आपको बताना है। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल कब से कब तक चला था, यानी कि मॉडर्न एज कब से कब तक चला था, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसमें का जो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1843 से अब तक जो आंसर दिया है ना ऑप्शन, यही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 1843 से अब तक चला था। और यहाँ पर मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम आपको बताना है। मतीराम और भूषण दो ये पूछा जाता है। तो मतीराम जो है रीतिकाल के कवि हैं और भूषण भी जो है रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद अगला कर रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का, हास्य मतलब सुख, हंसी, इसी को हास्य बोलते हैं। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास्य होता है। यहाँ पर अगला कर है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। अलंकार कौन सा है, तो इसमें जो आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। और पहले और तीसरे में जो है 11-11 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला है आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन सा उपसर्ग, तो उपसर्ग 22 होते हैं। प्राप्सम वही वाला उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शब्द को तोड़ेंगे तो 2 शब्द बनना चाहिए। तो देखिए लास्ट वाला कर्षण, कर्षण एक शब्द है और यहाँ पर इसमें जो आ जुड़ा है तो आ इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर अगला कर है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद कह रहा है आंसू का तत्सम होता है। आंसू का तत्सम, तत्सम संस्कृत से रिलेट करता है तो तत्सम हो जाएगा इसका अश्रु। यहाँ पर अगला कह रहा है कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में जो होता है कर्ता का प्रधानता होता है। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। तो ताव्य शब्द में कौन सा वचन और कौन सा विभक्ति है बताइए। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम जो है वह है, वह सर्वनाम होता है। तो इसको यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन। उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए वर्णात्मक प्रश्न खंड ब आता है जिसमें 50 अंक के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको ऐसी कॉपी मिलेगी, इसी पर देना होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए
यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछा जाता है गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने नंबर का? 6 नंबर का। एक आपका गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के लिए जैसा मैंने बताया था, जो मैंने PDF दिया था उससे रिलेट भी करवाएंगे कि कितने इसमें फंस रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये वाला चैप्टर मैंने बताया था, ये जो चैप्टर मित्रता चैप्टर बताया था, ममता चैप्टर बताया था और भारतीय संस्कृति। तो देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन टकरा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपका गद्यांश आया है मित्रता चैप्टर से ही आ गया है। देखिए इसमें आपको यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर में कहता है कि इसका संदर्भ देना है, संदर्भ बताना है कि संदर्भ क्या होगा। उसके बाद इसका व्याख्या करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में पूछेगा एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए कैसे यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से ही आपको खंड ब बनाना है। देखिए यहाँ पर खंड ब की स्टार्टिंग हो रही है तो खंड ब बनाएंगे। एकदम इसी प्रकार से लिखना है आपको एग्जाम में कॉपी। उसके बाद वर्णात्मक प्रश्न हम कर रहे हैं तो वर्णात्मक यहाँ पर हेडिंग बना देंगे और सेम इसी प्रकार से लिखना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर लिखना प्रश्नोत्तर 1, वरना इसको छोड़ दोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर 1 लिखना है। उसके बाद ये गद्यांश वाला पोर्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? गद्यांश लिख देंगे। इसी प्रकार से यही आपका मेथड होना चाहिए लिखने का, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद ये गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो सबसे पहले इसका संकेत हम लिखेंगे। संकेत में ये आगे का 2 शब्द लिखते हैं और ये बाद का 2 शब्द लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आगे का 2 शब्द क्या हो जाएगा? यह कोई, और बाद का 2 शब्द हो जाएगा होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यह कोई डॉट डॉट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है? तो संदर्भ में कुछ नहीं, देखिए संदर्भ लिखने का ट्रिक बताता हूँ। संदर्भ में क्या करना है? सबसे पहले आपको पाठ का नाम लिखना है, उसके बाद लेखक का नाम लिखना है। और पाठ का नाम कैसे पता करना है? मान लीजिए कि इसमें कोई ऐसा गद्यांश आ जाए जिसमें पता ही नहीं है कि किस पाठ से लिया गया है, तो देखिए इसमें अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर मित्रता आ रहा है, उसके बाद मित्र मतलब बार बार ये आ रहा है, तो मित्र आ रहा है तो आप समझ ही जाएंगे कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर आसानी से हो जाएगा कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और मित्रता पाठ से लिया गया है तो इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो सेम इसी प्रकार से लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कर रहा है गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो केवल अंडरलाइन किया गया है इसी की व्याख्या करनी है, न कि इसका। केवल अंडरलाइन किया गया है इसी की व्याख्या करनी है। और 2 नंबर का पूछता है, मिनिमम 4 से 5 लाइन में लिख दोगे तो आपका एकदम 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छे से पढ़कर और इसका व्याख्या अपने भाषा में बना कर लिखेंगे। तो देखिए कहेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि, या फिर स्टार्ट करेंगे लेखक कहते हैं कि, इसी वर्ड से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आगे का जो भी हो आप बना कर लिख दीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए आवश्यक नहीं कि उनके स्वभाव एक जैसे हो, उनकी रुचियाँ समान हो, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। इस प्रकार से आपको बना कर लिख देना है। केवल आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस मेथड से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन एक पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया रहेगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई है। तो इसको क्या करना है? हेडिंग वाइज अच्छे से बनाकर लिख देना अच्छे से कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि व्यक्ति में होने वाले गुणों का अभाव उसे गुणवान व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। सेम इसी प्रकार से इसी में आंसर दिया है, इसको खोजकर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अथवा करके भी दिया जाएगा। देखिए अथवा में क्या दिया जाएगा? इसमें ये दिया जाएगा, एक और गद्यांश दिया जाएगा। या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। ये नहीं कि दोनों मत करने लगेगा, यहाँ पर दोनों में से कोई एक करना है। देखिए अथवा वाले में क्या दिया है? अथवा वाले में मैंने बताया था ना, ममता चैप्टर को तैयार कर लेना और ममता चैप्टर से ही पूछा गया है। देख लीजिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने ये करा दिया, ये अपने से आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मैं स्किप करता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका सबसे पहले गद्य वाले से गद्यांश पूछा जाएगा और पद्य वाले से पद्यांश पूछा जाएगा। और इसमें जो मैंने बताया था सूरदास तुलसीदास और यहाँ पर महादेवी वर्मा वाले चैप्टर को भी बताया था, 2-3 चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बिहारी लाल का भी, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए सूरदास
वाले चैप्टर से ये पूछ दिया है। चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा परिलंग गिरी लंगे। उसके बाद यहाँ पर अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले से छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तई पाई, यहाँ पर दिया है। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ इसका बताना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है, किस प्रकार से इसको लिखना है पद्यांश वाले को। तो सबसे पहले जैसा मैंने तरीका बताया, प्रश्नोत्तर आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर लिख देना है पद्यांश ब्रैकेट में, सेम यही तरीका होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें अंडरलाइन की गई है उसी को संकेत में भी लिखेंगे और उसका ही व्याख्या भी करेंगे। तो देखिए बहिरे सुने, यहाँ पर इतना अंडरलाइन किया गया ना, तो बहिरे सुने और यहाँ पर लास्ट वाला 2 यहाँ पर लिख देंगे संकेत में। तो देखिए इस प्रकार से हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आप जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा आसान है, सूरदास यहाँ पर आ गया है तो आप जानते हैं कि इसके रचयिता अब सूरदास जी हो गए और एक ही आपका दिया गया है, सूरदास के पद ही आपके दिए गए हैं सिलेबस में, तो बस आसान हो गया। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के से अवतरित हैं। उसके बाद यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें क्या व्याख्या करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, यानी कि बहिरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, रंग चले सी छत धराई, मतलब गरीब भी सिर पर छत धारण कर राजा बनकर चलने लगता है। सेम इसी प्रकार को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। देखिए कहता है कि सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से लिख देना है कि श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है और इनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण किए हुए चल देता है। इस प्रकार से यहाँ पर बना कर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, कहेंगे यहाँ पर तीसरा में क्या लिखना है। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, अलंकार बताना है। अलंकार बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान की उपमा दिया जा रहा है, किसके द्वारा, सूरदास द्वारा। तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला कर है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी हिंदी में अनुवाद करना है और इसमें मैंने आपको बताया था वाराणसी वाला चैप्टर अच्छे से कि तैयार कर लीजिएगा और भारतीय संस्कृति वाला बहुत ज़्यादा आसान है और इन्हीं चैप्टर से पूछा भी जाता है। देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्थिति एवं संस्कृत वामय संस्कृत अलोका सर्वत परिस्थित मुगल युवराज द्वारा सीखो अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन करो तेषाम ज्ञानम तथा प्रभावित अभन यत तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायाम कारिता। ये और यहाँ पर देखिए मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, भारतीय संस्कृति से पूछा ही गया। तो ये 2 चैप्टर मैंने बताया था, देखिए उसी चैप्टर में से ये आया है। तो देखिए कैसे इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर 3 और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश लिखने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले आगे का 2 शब्द लिखेंगे और बाद का 2 शब्द संकेत में लिख देंगे। उसके बाद संदर्भ जो है, संदर्भ में क्या लिखेंगे, पहचान लीजिए। सबसे पहले संस्कृत गद्यांश में नगर वाला एक ही चैप्टर है, वाराणसी, तो यहाँ पर नगरी आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा चैप्टर का हो गया, वाराणसी का। तो लिखने का तरीका सेम यही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका हिंदी में अनुवाद कहने को। तो देखिए यहाँ पर यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद इसको भी आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का है, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें मैंने बताया था 5 श्लोक मैंने दिया था, 5 को आप तैयार कर लीजिए। देखिए ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ही मैं सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर संस्कृत पद्यांश यहाँ पर लगाएंगे, अथवा यहाँ पर देखिए अथवा करने का तरीका सेम यही रहेगा। अथवा वाला हम कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखकर प्रश्नोत्तर 4 और ब्रैकेट में अथवा लिख देंगे, सेम इसी प्रकार से। देखिए उसके बाद यहाँ पर संकेत डालेंगे, आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द, ठीक है ना, इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति मैंने बताया था, इसको तैयार कर लीजिएगा और इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि इसी पाठ से अवतरित है। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद,
सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया यानी कि सब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि सब कल्याण को देखे अर्थात सबका कल्याण हो, अमा कश्चित् दुख भाग होयत यानी कि कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का है। तो देखिए खंड काव्य मतलब अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, तो खंड काव्य अपने जिले के अनुसार तैयार कर लीजिएगा, वही खंड काव्य आएगा। तो देखिए इधर के हमारे यहाँ के जिले में जो है खंड काव्य कर्ण खंड काव्य लगता है, यही आता है। तो इसका ही देखिए कैसे किया जाता है खंड काव्य, सेम इसी प्रकार से हेडिंग बनाकर 4-5 यहाँ पर हेडिंग बना देंगे। 3 नंबर का खंड काव्य पूछा जाता है, 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 3 नंबर का पूछा जाए तो 4 हेडिंग बना दीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ही आपको खंड काव्य लिखना है। अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, तो अपने टीचर से पूछकर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा जो आपके जिले में लगता हो। उसके बाद यहाँ पर अगला कर दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है मतलब जयशंकर प्रसाद, और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इन तीनों का मैंने बताया भी था कि ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जीवन परिचय हैं। केवल इन्हीं तीनों को आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इन तीनों को तैयार कर लो, 100% गारंटी है कि यही तीनों पूछे जाएंगे, क्योंकि केवल 7-8 आपके हैं और 3 याद कर लोगे तो 3 जरूर आ जाते हैं, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक जरूर रहेगा, तो तीनों तैयार कर लोगे तो तीनों में से एक जरूर फंस जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 के क में लिखेंगे लेखक परिचय, और यहाँ पर जीवन परिचय कैसे लिखना है इसको समझिए। सबसे पहले जीवन परिचय आपके 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें 3 नंबर जीवन परिचय लिखोगे तो और 2 नंबर रचनाएं लिखोगे तो। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या बताने लगते हैं, जीवन परिचय 2 पेज लिखिए, 2.5 पेज लिखिए, लेकिन उतना आपको नहीं लिखना है। जीवन परिचय लिखोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और एक छोटी सी रचना 1 लाइन का लिख दोगे तो यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे। तो जीवन परिचय ज़्यादा बढ़ाने की कोई फायदा नहीं है। जीवन परिचय केवल आपको सटीक लिखना है, जो कि एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से हेडिंग उसको पहचान में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जीवन परिचय यहाँ पर लिखकर, और यहाँ पर साइड में संक्षिप्त परिचय बनाएंगे, और इसमें नाम, पिता, माता, जन्म, मृत्यु, रचना, ये 5-6 चीज़ें अगर आप लिख दोगे तो आपके जीवन परिचय में कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता। और यहाँ पर देखिए जैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर रहे हैं, तो सबसे पहले नाम यहाँ पर लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम यहाँ पर चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम विभासी देवी, जन्म सन 1884, मृत्यु सन 1941, और रचनाएं एक लिख देंगे रश्मि मानसा, ये रचनाएं है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। देन उसके बाद हम जीवन परिचय स्टार्ट करेंगे, और जीवन परिचय में जो है सटीक चीज़ें ही लिखेंगे। देखिए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, ये जो मिर्जापुर के क्या थे, कानूनगो थे। यहाँ पर इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से करी, और उसके बाद यहाँ पर बाद में इन्होंने अपने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव में नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक पहचानी पत्रिका का संपादन भी किया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह हिंदी का दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। तो सेम इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद यहाँ पर रचनाएं लिख देनी है। रचनाएं एक रचनाएं लिखोगे तो आपके 2 नंबर, और इतना सारा चीज़ें अगर आप लिखोगे तो केवल 3 नंबर मिलेंगे। तो फायदा क्या आपको 2.5 पेज 2 पेज लिखने का, केवल आप इतना अपने बोर्ड एग्जाम में लिखकर चले आना, लेकिन इस संक्षिप्त परिचय को जरूर लगाना। संक्षिप्त परिचय आपको जरूर लिख कर आना है, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से ही आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर का। ये लेखक का हो गया। अब एक कवि का पूछता है। कवि में मैंने जैसा बताया था आपको कौन कौन सा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महादेव वर्मा और सुमित्रानंद पंत। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा दिया है, तुलसीदास का, सुमित्रानंद पंत का और सूरदास का, ये तीनों मैच कर गया। और बताया था मैंने 4 कौन कौन सा, एक महादेव वर्मा का भी तैयार कर लीजिएगा, और नहीं तो सुमित्रानंद पंत को छोड़कर महादेव वर्मा को ही तैयार कर लीजिएगा। महादेव वर्मा, तुलसीदास और सूरदास, इन 3 को तैयार कर लोगे तो 100% यही पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके चैप्टर्स के हिसाब से इसको बांटा जाता है। तो ये 100% गारंटी होता है कि इनमें से कोई एक ना एक जरूर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर
सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किनका, यहाँ पर तीनों में से कोई एक करना है तो गोस्वामी तुलसीदास का लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 6 के ख में कवि परिचय लिखते हुए लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। और सेम इसी प्रकार से संक्षिप्त परिचय लिखते हुए, जीवन परिचय लिखते हुए अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। अगर आपके पास हाईलाइट करने का टाइम नहीं है तो जैसे ही आपके पेपर मतलब कॉपी लिखना ख़त्म हो जाता है तो पेंसिल उठाइएगा और पेंसिल से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जैसे यहाँ पर सन, इसको अंडरलाइन कर देंगे, जैसे पिता का नाम इसको अंडरलाइन कर देंगे, माता का नाम अंडरलाइन कर देंगे, रचनाएं अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर मृत्यु अंडरलाइन कर देंगे। सेम इसी प्रकार से आपको अंडरलाइन कर देना है अगर आपके पास कम समय हो तो, क्योंकि होता क्या है कि ब्लैक पेन से लिखने जाओगे तो आपका बहुत समय लॉस हो जाएगा। तो ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट में ये सब ब्लू पेन से लिख दीजिएगा और लास्ट में जब आपका समय बचे तो पेंसिल उठाइएगा और फटाफट जो है आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का। मैंने बताया 2 श्लोक याद कर लीजिए, 2 से 3, जो एक बंदम मणम वापि जीव वापि पराजय वाला और यहाँ पर मानव हितवा क्रोधो भवति वाला, और कौन सा एक जैसा मैंने बताया था वो कौन सा ये पीछे का जो श्लोक था ये बताया था, सेम यही तीनों तैयार कर लीजिएगा। ये वाला श्लोक देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, ये 3 श्लोक तैयार कर लीजिएगा। तीनों में से याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तो यहाँ पर तीनों में से कोई एक लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत प्रश्न उत्तर आता है। ये पहले 4 नंबर का आता था संस्कृत प्रश्न उत्तर, लेकिन यहाँ से 2 नंबर कट कर दिया गया है। देखिए क्या कट कर दिया गया है, 2 नंबर कट करके क्या ऐड किया गया है वो भी देखना है। देखिए यहाँ पर संस्कृत प्रश्नोत्तर में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, 2 नंबर के लिए आप चाहें तो लिख सकते हो, तैयार कर सकते हो इसको, और ना स्किप कर दोगे तो कोई दिक्कत ना है। चलिए यहाँ पर पूर्वराजों का आशित चंद्रशेखर का आशित वीरा किरण पूजते, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख देना है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 कर देना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर आपका आता है कौन सा, यहाँ पर निबंध आता है। निबंध 7 नंबर का आता है और इससे पहले 2023 में, ये 2024 से 7 नंबर का कर दिया गया है। 2023 में ये 9 नंबर का आया करता था और ये जो था 4 नंबर का आया करता था। अब यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर मार्जिंग किया गया है, 2 नंबर यहाँ पर, 4 नंबर मार्जिंग करके और 4 नंबर का पत्र लेखन ऐड कर दिया गया है, जो क्लास 12th में 6 नंबर का पूछा जाता है और क्लास 10th में इसलिए ऐड किया गया है कि क्लास 12 से रिलेट करे, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर का पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से निबंध आपको लिख देना है, सेम इसी प्रकार से निबंध लिखना है। देखिए प्रश्नोत्तर 9 निबंध, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि लाभ हानि, सेम इसी प्रकार से लिख देना है। प्रस्तावना रूपरेखा अच्छे से डालकर हेडिंग वाइज हेडिंग जितना अच्छे से आप लिख सको लिख दोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, सेम इसी प्रकार से। और कैसे लिखना है इस पर तो डिटेल्स वीडियो आपके चैनल पर हमारे ही है, तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद पत्र लेखन आपका आता है, तो पत्र लेखन अपने मित्र को लिखना सीख लीजिएगा और किसी एक अधिकारी को। देखिए सेम इसी प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर मित्र के लिए लिखना है तो विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए तो अपने मित्र को सेम इसी प्रकार से अपनी रुचियाँ जो भी है, फोटोग्राफी, पुस्तकें और कहानियाँ, कुकिंग, जितना भी टूरिस्ट करना, घूमना, ये सारी चीज़ें अपनी रुचियाँ लिखकर अच्छे से लिख दोगे तो 4 नंबर कोई नहीं रोकेगा, 4 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है और इस पूरे पेपर का मैंने सोल्यूशन भी बता दिया। और इनका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरा PDF आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।